नमस्कार। दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम नई दिशाएं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 1.5 वर्षों से वैश्विक आपदा कोरोना महामारी के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और आपदा विपदा के इस दौर में देश समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मानवता की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए। आज ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ बैठे हैं, झारखंड के लातेहार जिले से ये आए हैं। दुल्हन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। दुल्हन जी, जैसी जानकारी मुझको मिली है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आपने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की बात हो या फिर कई जो ऐसे मरीज थे जिन तक सेवा नहीं पहुंच सकती थी, उनके लिए सेवा कार्य का कार्य हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। इस कोरोना काल में हमने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का जो शिक्षा कार्य चल रहा था अत्यंत प्रभावित हुआ। मैं बारिया तो मालूमात से हूँ, अत्यंत ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। वहाँ के जब सुदूर इलाके में गया तो मैंने देखा कि सभी बच्चे स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई बाधित हो गई थी। सभी बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे। मुझे महसूस हुआ कि बच्चों का भविष्य जो है सो अंधकार में होते जा रहा है। सरकार अभी चिंतित है बीमारी का इलाज कराने में। सभी विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। तो मैं कुछ अपने सहयोगी से बात किया कि क्यों ना बच्चों का 1.5-2 घंटे का ट्यूशन किया जाए, ताकि इन लोग का जो पढ़ाई किए हैं, छोटे छोटे बच्चे पहली क्लास से कम 5वीं क्लास के बच्चों को यदि 2 घंटे का शिक्षा हो तो अच्छा रहेगा। तो 7-8 का हमने एक अपना बनाया संगठन। ऐसे भी मैं पतंजलि योग विस्तारक का दायित्व है मेरे ऊपर लातेहार जिला का, तो मेरे भी अपने सहयोगी सभी हैं। यही सब को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक कोचिंग सेंटर का निःशुल्क, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन आदिवासी ज्यादा रहते हैं। तो उन लोग को 2 बच्चियों को मैंने बात किया, तो बच्चे लोग बोले कि ठीक है, हम लोग के यहाँ बैठने का जगह है। 30-40 की संख्या में लोग स्कूल का बरामदा हो गया। और फर्स्ट में तो स्टार्टिंग जब हमने किया तो स्कूल का बरामदा का उपयोग किए। उसके बाद शिक्षक थे, उनसे हमने बात किया कि देखिए कोरोना काल में तो सभी बंद विद्यालय पड़े हुए हैं, यदि बच्चों को 2 घंटा का शिक्षा मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। तो फिर जो 4 रूम था उसमें से हमको 1 रूम का चाबी दे दिए शुरुआत में। उसके बाद जब संख्या बढ़ गई, बच्चों का 40-45 का संख्या हो गया, तो हमने फिर कहा कि भाई 1 रूम और दे दे तो अच्छा रहता है। तो फिर उन्होंने 1 रूम का और दिया। इस तरह से बारी अत्तू के बगल में हरिजन टोला है, बारी खाप, नंदू टाना भगत का घर उसी जगह है। उन्हीं की बहू भी पढ़ाती थी और एक बच्ची और में खाना भी थी। तो इन लोगों का सेवा हमने लिया। घर से 7 किलोमीटर के दूर में आदिवासी का मोहल्ला है, रोने गांव है। वहाँ भी हमने महसूस किया कि यहाँ भी एक विद्यालय हो। विद्यालय तो है ही, बच्चों को शिक्षा के लिए अगर 1-2 घंटा समय दे दें यहाँ के लोग तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ के बच्चे जो मैट्रिक पढ़े हुए थे, इसलिए कि कॉलेज तक भी बंद था, तो हमने कहा कि भाई 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को कम से कम आप लोग पढ़ाइए, ताकि बच्चों का जो
पढ़े हैं आज तक वो याद रहेगा। तो इस तरह से हमने 2-3 कोचिंग सेंटर का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरी को बनाए रखकर आपने बच्चों के लिए बैठने की और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की झुल्लन दी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरा समाज आपका ऋणी है और आप प्रेरणादायी हैं समाज के लिए, इस कार्य के लिए। झूलन जी, आपका एक अलग कार्य भी है वृक्षारोपण को लेकर। जैसा कि आपने बताया कि पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि योग तो आप योग विस्तारक हैं, तो पूरे जिले में योग का प्रचार प्रसार आप करते हैं। वृक्षारोपण को लेकर भी आप बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो कैसे? जी हाँ, वृक्षारोपण आज मैं जितने भी श्रोता दर्शकगण हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। हमने जितने भी पेड़ लगाया है, हम भी बचपन से कुछ मेहनती रहे हैं, अपने से टोटल काम कर लेते हैं और आज तक भी करते रहे। तो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है, सबों को जागृत करना, पेड़ के प्रति सबों को आकर्षित करना, समझाना कि पेड़ क्यों आवश्यक है। मूल बिंदु ये है। हम पेड़ अनेकों सरकार भी लगाती है, मैंने भी लगाया। हमने देखा कि जहाँ जनता जागरूक है जिस गांव के, वहाँ पेड़ बहुत अच्छा डेवलप किया। सबसे जरूरी होता है पेड़ का सुरक्षा करना, समय समय पर कीटनाशक दवा देना, पानी देना और उसकी सुरक्षा करना। ये तभी संभव होता है जब गांव के जनता जागरूक हो, उनको समझाया जाए। जो पेड़ है, हमको महसूस होता है कि रोड किनारे जो पेड़ है इतना आवश्यक है कि गर्मी के दिन में हम लोग जाते हैं, जहाँ घना पेड़ होता है छाया पे बैठते हैं। फलदार वृक्ष होता है तो उससे हम लोग ढेला पत्थर जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कहिए आम का स्वाद लेते हैं। तो पेड़ की महिमा जितना भी की जाए कम पड़ेगा। अभी तो सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, परंतु मैं सरकारी तंत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी जिस गांव में पेड़ लगाएं, उस गांव में एक बैठक करें, जनता को समझाएं कि पेड़ है तो आपके लिए, न कि सरकार का। इससे आम जनता को फायदा है। आने वाले समय में जिस तरह से जंगल का ह्रास हो रहा है, हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने स्तर से जहां कहीं भी हो बागवानी करें। मुझे तो याद आता है कि मेरे दादा परदादा जो थे, आज से 50 बरस 100 साल पहले, कुछ पेड़ आज भी मिलता है देखने को, बगीचा लगाते थे। हालांकि उसमें ह्रास हुआ है। मैं उसी को फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। जाता हूँ गांव में, एक बैठक करता हूँ, उसमें कुछ योग की भी बात आती है। करें योग, रहें निरोग, मेरा नारा यही है, स्वामी जी का भी नारा यही है। तो उसके तहत लोगों का रुझान होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं। उसी बीच में पेड़ के बारे में बताते हैं कि वृक्षारोपण कीजिए। आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि अभी जहाँ कहीं भी मुझे नजर में आता है कि बाउंड्री किया हुआ है, जैसे विद्यालय परिसर, सरना का जो बाउंड्री हो जा रहा है, मैं ऐसे स्थल को इसलिए चिन्हित करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर घेरान का जरूरी व्यवस्था है। हाँ, घेरान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा बाउंड्री दिया हुआ है, बाउंड्री के 10 फीट बाद से पंक्तिबद्ध दूरी से वृक्षारोपण किया जाता है। तो मैं पहले भी बताया था कि सबसे जरूरी होता है पेड़ को बचाना। पेड़ अनेकों लगते हैं, नादानी के चलते, जानकारी नहीं रहने के चलते पेड़ जो है सो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इससे समाज का नुकसान होता है। देखिए, कोरोना संक्रमण संकट के काल में
एक तरफ स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में काम और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके उनकी चिंता, समाज की चिंता, उसके साथ साथ फिर योग, ये सारा कुछ एक साथ आप मैनेज कर रहे हैं ज्वेलरी जी। आप ये बताएं कि स्वामी रामदेव ने कोरोना संकट काल में काढ़ा बनाने की विधि जो है अब घर घर तक पहुंचा दी है। हालांकि वो बहुत पहले से आप लोग बोलते रहे हैं इन सब चीज़ों के उपयोग के बारे में और जो वनस्पतिक जो दवाएं हैं उनके बारे में, लेकिन इस दौर में आपका अनुभव कैसा रहा? कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का सबसे बड़ा आया। इसके लिए गिलोय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गिलोय अवेलेबल है। हम लोग देहात में कहिए तो उसको हरगर बोलते हैं। तो गिलोय का तुलसी पत्ता, लौंग, इलायची, अदरक और देहाती गुड़, इन सब 7-8 चीज मिला करके काढ़ा बनाया जाता है। कोरोना काल में सौभाग्य ये भी मेरा है कि मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी में बहुत अच्छा नया बना हुआ है हॉस्पिटल, जिसमें कि सेंटर खोला गया था। कोरोना काल में जितने भी पेशेंट थे उन लोग को रखा। तो मैंने सुना आसपास के 8-10 गांव के जितने भी मरीज थे वो वहाँ 4 प्रखंड का कह दीजिए, गांव का ही नहीं। अच्छा जी, चंदवा तक से पेशेंट आते थे। अच्छा अच्छा जी हाँ, इसलिए कि नया बिल्डिंग, सारी सुख सुविधाएं और ओपन जगह, तो वहां पर भी अभी भी मैं बताता हूँ कि वहां मैं वृक्षारोपण किया और करीब करीब पेड़ जो है 12 फीट तक बड़े हो गए। इसमें आम का है, अशोक का है, जहाँ जिस पेड़ की आवश्यकता है उस तरह का मैंने लगा। तो ये जो मरीज आ रहे थे अस्पताल में, उनको भी आप काढ़ा पिलाने का काम करते थे? जी हाँ, एक दुखियारा ही दूसरे को दुख बनाने का। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सेवा करना हम लोग के आत्मा में। जब दूर दूर के लोग आए और उसमें आया कि काढ़ा जो बना करके देना है, तो उसमें ज्यादा खर्च था नहीं, आदि घर में है, सब तुलसी पत्ता अवेलेबल है, हम लोग यहाँ जंगल लगा हुआ है, इसको दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इलायची वगैरह लेना पड़ता था, तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग 10 की संख्या में थे, सबों ने मिल करके करीब करीब सप्ताह में 4 दिन तो हम लोग काढ़ा देते थे लोगों को, सुबह सुबह। और सबसे प्रसन्नता होती थी जब हम लोग को काढ़ा मिलता था, इसलिए कि मेरे पिकेट है वहाँ पर बारियत में, और एक बार ऐसा हो गया कि 9-10 की संख्या में सभी जवान संक्रमित। जब उन लोगों को हमने काढ़ा दिया तो बहुत अच्छा हमको लगा कि उन लोग डिमांड कर दिए कि भगत जी, मुझे भगत जी बोलते हैं, है ना, भगत जी ऐसा कीजिए कि हम लोग को गिलोय दे दीजिए और थोड़ा सा और सामान दे देते तो अच्छा रहता, इसलिए कि वहां पर जितने भी संक्रमित उन लोगों को बाहर नहीं जाते। तो हमको प्रसन्नता हुई कि जो आज हमारे भी जो जवान हैं, जो कि व्यवस्था देख रहे हैं, इन लोग कुछ हमसे मांग रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमने सबों से कहा कि चलो हम लोग मिलजुल करके 2-500 रुपये लगा करके और इन लोग को मदद करते हैं। जब सरकार इतना कर रही तो हम लोग क्यों ना करें। तो उन लोग को काढ़ा पिलाने का काम हम लोगों ने किया। 1-2 बार कुछ बिस्कुट वगैरह दिया, ज्यादा नहीं दे पाए, तो काढ़ा भी हम लोगों को पिलाए हैं। और कोरोना काल में हम लोग का एक ये भी था कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रहना। अभी हमने बताया था आपको कि जब मैं पढ़ाई के लिए बरामदे में व्यवस्था किया, जब बरामदा में देखा कि संख्या कुछ बढ़ रही है, बच्चों को दूर में बैठाना भी जरूरी था, हमने 1 रूम का डिमांड किया। फिर भी जब बच्चों की संख्या बढ़ गई तो फिर हमने शिक्षक से बोला, 12 टीचर थे, गांव में रहते थे, उनको हमने कहा कि भाई 1 रूम और दीजिए, तो दे दिया शिक्षा से। इसलिए कि करीब 20-25 दिन मेरा हो गया था, है ना। सभी लोग प्रभावित थे कि भाई कोई है जो कि पढ़ा रहा है बच्चों को, कम से कम 2 घंटा शिक्षा तो मिल रहा है। तो इस तरह से एक डिस्टेंस बनाते हुए
हमने सफलतापूर्वक सही कार्य को किया। देखिए, भारत गांव का देश कहा जाता है और भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो गांव से ही फलीभूत होती है। गांव ही इस देश के मार्गदर्शक है। और जैसा कि आपने बताया कि भीतर से अंदरूनी तौर पे आप लोग जुड़े हुए हैं इन सब कार्यों से, आप लोगों को ये सब काम करके अच्छा लगता है, जैसी प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है ये सब कुछ बताते हुए। तो मेरे को लगता है कि हम लोग जो बचपन में पढ़ा करते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम लोगों का सामाजिक दायित्व है कि हम लोग किसी भी काल में, चाहे वो अच्छाई का समय हो, चाहे वो बुराई का समय हो, संकट का समय हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने सुख दुख को साझा करें, बांटें। और आप यही कर रहे हैं। आपकी बारे में बहुत सारी जानकारी मेरे पास में है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं युनन जी कि आज इस कार्यक्रम में, बहुत सारे कार्यक्रम में करता हूं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में विशेष प्रसन्नता हो रही है कि जो मेरा जन्म स्थल है जो गाँव, उस गाँव से आप आए। आपका भी बारियातू के साथ साथ वहाँ से कुछ दूरी पर एक पैतृक गांव है जहाँ पे अभी आप एक मंदिर बना रहे हैं, एक योगशाला बनाने का कार्यक्रम है, बच्चों के लिए पार्क। ये योजना कब दिमाग में आई और कैसे, क्या हो रहा है इसको? देखिए, मंदिर बनाना एक अलग चीज है। मंदिर की जहां तक बात है, एक आस्था का केंद्र होता है। किसी को आकर्षित करना है, कोई आप लंबा सोच लेके चलते हैं, तो कुछ ऐसा कार्य कीजिए ताकि हजारों हजार जनता आपके बात को सुने। तो मंदिर का हमने वहां पर, और एक चीज और मैं बताता हूँ, जब मंदिर का हम शिलान्यास कर रहे थे तो हम लोग करीब 15 की संख्या में थे। और एक आदमी शिलान्यास नहीं किया, 15 आदमी नारियल हम लोग लिए, एक एक नारियल, सबों ने वहां पर नारियल फोड़ा। इससे है कि सबों का हौसला बुलंद होता है, सहभागिता महसूस जी, कि मेरा भी इसमें योगदान है। तो ये मंदिर तो हम निर्माण कर रहे हैं जनता के सहयोग से। मंदिर करीब मेरा 15 फीट ऊंचा हो गया। मंदिर के बगल में 35 बाई 30 का एक चबूतरा बनाया जा रहा है, जहाँ की प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक योग का कार्यक्रम है। मैंने महसूस किया, और सभी लोग जानते हैं, अब तो डॉक्टर भी बोलते हैं, 100% डॉक्टर, कि योग नितांत आवश्यक है। योग शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर हम लोग का मंदिर का निर्माण हो रहा है और एक चबूतरा का भी निर्माण हो रहा है, ताकि वहां पर सभी लोग समय से आए और योग सीखें और योग का प्रचार हो। योग के माध्यम से सभी लोग निरोग रहें। और वहीं पे बहुत अच्छा मेरा जगह है, कभी भी आप सबों को आमंत्रित मैं करता हूँ कि झाबर में आइए। बगल में मारत जो हम लोग सरना सर बोलते हैं वो भी है, उसमें करीब मैं 80 पेड़ लगा चुका हूँ। बहुत तरह का पेड़ है। और रोड किनारे जो लिप्टस का पेड़ लगा हुआ अभी भी है, परंतु मुझे लगता है कि अब तो उपयोगी नहीं। उसके बगल में मैं बीजू आम का पेड़ लगाया। बीजू आम का पेड़ जो होता है वो बड़ा होगा, विशाल पेड़ होगा, उसके छाया में बैठने में अच्छा फल मिलेगा। दो फायदे हैं, एक तो पथिक के लिए, बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे वृक्ष हमेशा पंछियों का भी बसेरा होते हैं। उसमें कि मेरा फलदार पेड़ भी लगा हुआ है, नीम का भी पेड़ लगा हुआ है। तो इस तरह से सभी पेड़ को हम 30 फीट की दूरी में करीब लगाए हैं, ताकि हर आने जाने वालों को सुविधा हो। अरे तो देखने की बात, कहने की बात क्या है। तो इस तरह से मेरा कार्यक्रम 1 जनवरी इसी साल माननीय विधायक बैजनाथ राम जी के साथ भी मैं लतेहार श्मशान घाट में भी वृक्षारोपण किया। मैं वहां पर हर एक मीडिया वाले भी थे। मैंने संकल्प किया कि 2021 में मैं 2021 पेड़ अपने माध्यम से लगाऊंगा। अच्छा, 2021 में 2021 पेड़ लगाना है मुझे, और लगाना ही नहीं है, उसको बचाना भी। सबसे बड़ी बात होती है बचाने की।
आज भी आप जाएंगे, कभी कभी कोई घटना होती है तब आदमी को समझ में आता है। इतना बड़ा जिला होते हुए भी एक पेड़ नहीं होता। श्मशान था लातेहार जिला में। उस समय तो मुंडन भी हो जाता है, धूप का गर्मी का दिन था, पूरा पसीना हो गया। हमने प्रण किया, मेरे मामा जी वहां रहते हैं, मामा जी डेथ किए थे। हमने प्रण किया, 10-20 लोगों को बताया कि मैं यहाँ पर पेड़ लगाऊंगा। 1 जनवरी को माननीय विधायक जी के साथ बहुत सारे लोग थे, तो एक पेड़ लगाया गया। आज भी सभी पेड़ 100%, मात्र 3 डैमेज है, सभी ठीक। वो भी डैमेज इस बरसात में हुआ। कहा जाता है कि दूसरे के दुख से अपने दुख से दूसरों का दुख समझा जाए तो वही व्यक्ति होता है। और आपने वही वहां पे किया। जब आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे छाया नहीं है, धूप से माथा तप रहा है, तो आपको लगा और फिर आपने किया। ऐसे ही प्रयास बहुतायत लोग करते हैं झूलन जी, और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। झूलन जी, अभी कोरोना संकट पूरी तरह से गया नहीं, अभी भी तीसरी लहर आने की बात है, बचाव जारी है, लोगों में शंका है। किस रूप में देखते हैं आप अभी गांव में, और किस ढंग से जागृति लाने की जरूरत है? हालांकि गांव हमारे बचे रहे हैं। यही तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग गांव में शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा मिलता है। मैं सबों से बताता हूं कि आप कहीं भी मेला बाजार में जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए और भीड़ भाड़ से बचिए, धूल और संक्रमण से बचिए। कोरोना काल में तो शहर ज्यादा प्रभावित हुआ, हमारे यहाँ तो संख्या बहुत कम रही, मृत्यु दर नहीं के बराबर। फिर भी जितने हमारे ग्रामीण बंधु मजदूर लोग गए हुए थे काम करने के लिए, जब वो लोग आए तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि भाई पहले हॉस्पिटल में आप जाइए, इसलिए कि बगल में हॉस्पिटल था, होम क्वारंटीन का भी व्यवस्था हुआ था, हॉस्पिटल में भी व्यवस्था थी। तो उन लोग को उस तरह से आज भी जब बात होती है, आज तो कुछ कोरोना कम हुआ है, दर कम हुआ है, फिर भी हम लोग सचेत आदमी हैं। अभी बोलना नहीं चाहिए, फिर भी है कि मैं चेयर थोड़ा पीछे कर लिया था ना, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव कम है, और हम लोग जितने भी जागरूक हैं सभी लोग बताते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस, सबसे बड़ा हमको लगता है डिस्टेंस, और यदि कहीं भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क का उपयोग या इस गमछे का उपयोग करें, ताकि ओनली कोरोना ही नहीं, बाजार में तो धूल बहुत उड़ता है ना, गमछा तो हम लोग सभी रखते हैं और गमछा से झट से बांध देते हैं। ये तो गांव की सभ्यता रही है, संस्कार रहे हैं कि एक गमछा हमेशा कंधे पे होता है, धूप और छांव दोनों में। सुमन जी, चलते चलते एक बार आप ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए विशेषकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मुख्य भी टारगेट है वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण के साथ साथ स्वस्थ रहना। हम कैसे स्वस्थ रहेंगे इसके बारे में हर व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा, और योग इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आप 5 बजे बिस्तर का त्याग कीजिए, 5 बजे उठ जाइएगा, आपका दिनचर्या कंप्लीट रहेगा। लेट से उठेगा कोई काम नहीं। मैं सबों को बताता हूँ, सुबह उठिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में उठ जाते हैं 5 बजे, तो उसके पहले भी उठते हैं लोग, और उठ करके अपना नित्य क्रिया से होकर के थोड़ा सा आसन भी कर लेते हैं तो अच्छा है। और उसके बाद योग, तो मैं योग का कराता ही हूँ, तो योग के माध्यम से सबों को बताता हूँ। और वृक्षारोपण के बारे में उसी संदर्भ में बताता हूँ कि आप लोग कम से कम हर व्यक्ति 5 पेड़ जरूर लगाइए। 5 वृक्ष हर व्यक्ति जरूर लगाएं, जैसा कि झूलन जी बता रहे हैं और झूलन जी कर रहे हैं। मित्रों, बहुत स्पष्ट संदेश है कि गांव में, देश दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दौर में बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रेरणादायी काम करते हैं। और जैसा कि झूलन जी कह रहे हैं और अपनी विस्तार से जो बातें उन्होंने बताई है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा कीजिए। सुबह जल्दी उठिए,
रात में जल्दी सोइए, भरपूर नींद लीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए। कोरोना भी है, कोरोना गया नहीं है। जुलन जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।